आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर चंपारण मूवमेंट। जी हां, चंपारण आंदोलन। शायद आपने सुना होगा चंपारण आंदोलन के बारे में। आप लोग जानते होंगे जो 1917 में हमारे देश के अंदर शुरू किया गया था, बिहार के अंदर। अब ये चंपारण आंदोलन भारत के अंदर शुरू क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, किन किन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, रिजल्ट क्या निकला, क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या विशेषता जो है हमें इस अपने लेक्चर में चंपारण मूवमेंट से याद करनी है। तो देखिएगा चंपारण आंदोलन सन 1917 में। देखो मैं आपको बता दूं, चंपारण जो है ये बिहार के अंदर एक क्षेत्र का नाम है, बिहार के अंदर चंपारण। और जो बिहार के अंदर जो चंपारण क्षेत्र है, अंग्रेज जो बागान मालिक हुआ करते थे, अंग्रेज बागान मालिकों ने यहां के किसानों से करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत क्या होता था, किसानों को अपनी कुल कृषि जन्य क्षेत्र पर, किसानों को अपनी कुल कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी पड़ती थी। इंडिगो हिंदी में बोले तो नील की खेती करना पड़ता था। यानी कि क्या समझे आप लोग, जो चंपारण क्षेत्र है, यहां चंपारण क्षेत्र के किसानों से ब्रिटिश बागान मालिकों ने करार यह कर रखा था, जिसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत चंपारण के किसानों को कुल अपनी कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर इंडिगो नील की खेती करना पड़ता था। इसी कारण आप लोग इसको एक अन्य नाम से बोल सकते हो, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा। चंपारण आंदोलन को एक उपनाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है भाई 3 कठिया प्रथा, या 3 कठिया प्रथा बोल दो, या चंपारण मूवमेंट, आप लोग समझ रहे हो इसको, ठीक है। अब जो ये 3 कठिया प्रथा, जो ये माहौल था चंपारण मूवमेंट, होता क्या है, कुछ समय बाद किसानों को करार से मुक्त कराने के लिए बागान मालिकों ने इनसे भारी लगान की मांग की, जिससे कि किसान विद्रोह पर उतर आए। और इन विद्रोही किसानों का नेतृत्व हमारे देश के अंदर एक कैंडिडेट हुआ करता था, जो किसानों का नेता था साहूकार राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला किसानों का नेतृत्व करता है, जी राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ये राजकुमार शुक्ला जब किसान विद्रोह पर उतर आए तो राजकुमार शुक्ला ने किसानों को उस समय नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ला और एक व्यक्ति और हुआ करता था जिसका नाम था संत राउत, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी और संत राउत जी, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों महात्मा गांधी से इस घटना के बारे में अवगत कराते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में महात्मा गांधी जी को अवगत कराते हैं। गांधी जी से ये दोनों लोग लखनऊ के अंदर मिलते हैं। गांधी जी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, या जो भी अंग्रेज ये कर रहे हैं, ये प्रथा जो चल रही है यहां पर, इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी इंडिया के जो पटना क्षेत्र है यहां पर, यानी चंपारण के अंदर महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं। कुछ समय बाद 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी चंपारण के अंदर अपने साथी के साथ, जैसे कि महात्मा गांधी तो थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और राम नथवी प्रसाद, इन लोगों के साथ महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। यानी कौन कौन गए गांधी जी के साथ, यहां पर आप लोग समझ सकते हो। जब राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की और इस घटना के बारे में अवगत कराया, तो इस घटना को सुनकर महात्मा गांधी इसका सॉल्यूशन करने चंपारण पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे, गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा यहां पर मैं और बता रहा हूं, एक ब्रज कुमार प्रसाद, ठीक है जी। इसके बाद एक नाम और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, राम नथवी प्रसाद। और एक चौथा व्यक्ति यहां पे यूज कर रहा हूं मैं, नारायण सिन्हा, ठीक है। इन लोगों के साथ महात्मा गांधी चंपारण के अंदर पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, किनके साथ, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज कुमार प्रसाद, राम नथवी प्रसाद और नारायण सिन्हा, इन सभी के साथ गांधी जी चंपारण में जाते हैं। और इन चंपारण के अंदर जैसे महात्मा गांधी जी यहां पर पहुंचते हैं, तो देखो पहले तो वहां का माहौल देखा गया, और वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक थी अशिक्षा। शिक्षा का वहां पर बहुत ही अभाव था उस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो गांधी जी ने यहां पर सोचा कि अगर हम इस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करेंगे तो ये ऐसी प्रथाओं से या अंग्रेजों के अन्याय से शायद ये लोग अच्छी तरह मुक्त हो पाए इन फ्यूचर टाइम में भी।
तो गांधी जी ने यहां पर सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया और गांधी जी ने चंपारण के अंदर पहुंचकर वहां पर एक गांव था बहरवा लखनसेन, समझना मेरी बात को, बहरवा लखनसेन, ठीक है। यहां पर गांधी जी क्या करता है, सबसे पहले इस क्षेत्र में महात्मा गांधी जी एक स्कूल खोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए। गांधी जी इस स्थान पर सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना करते हैं क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा यहां पर शिक्षा का अभाव था और इस अशिक्षा की वजह से यहां पर अंग्रेजों के द्वारा, बगान मालिकों के द्वारा इन किसानों पर बड़े भयंकर अत्याचार भी किए जा रहे थे। अनेकों टैक्स प्रणालियां यहां पर लागू की जा रही थी जिससे कि बेचारे किसान बिल्कुल ही हालात से खराब हो चुके थे, बदतर हो चुके थे। तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले यहां पर स्कूलों की शुरुआत करवाई, स्कूलों की स्थापना करवाई और सबसे पहले गांधी जी ने यहां पर एक स्कूल खोला सबसे पहला, जिसका नाम था बहरवा लखनसेन नामक गांव में एक स्कूल की स्थापना की। इसके बाद गांधी जी इस जो ये प्रथा थी और अंग्रेज जो लोग किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स जो वसूल रहे हैं, बगान मालिकों को जो अत्याचार है, जो उनके अन्याय है, उनसे किसानों को मुक्त करने के लिए गांधी जी यहां पर एक मूवमेंट शुरू करता है 19 अप्रैल 1917 को, ठीक है जी। 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी यहां पर एक मूवमेंट शुरू करते हैं। अप्रैल 1917 में गांधी जी यहां पर एक आंदोलन शुरू करते हैं और गांधी जी के इसी आंदोलन को हमारे देश में कहा गया था चंपारण आंदोलन। यानी चंपारण आंदोलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है चंपारण आंदोलन 1917 में। क्यों शुरू किया गया था? क्यों शुरू किया गया था? अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले, रीजन पूछ ले, तो नील की खेती को बंद करवाने हेतु। आप लोग ये शब्द यूज कर सकते हो, ये लाइन यूज कर सकते हो। तो 1917 में गांधी जी के द्वारा 1917 में आंदोलन शुरू किया जाता है और इस आंदोलन के दौरान, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था ना, ये गांधी जी के जीवन का हमारे देश में पहला मूवमेंट, गांधी जी के जीवन का भारत में पहला मूवमेंट अगर कोई है तो चंपारण आंदोलन है। ध्यान रहे, भारत की धरती पर महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन किया था, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान से बाहर आंदोलन कर चुके थे, सत्याग्रह कर चुके थे। सन 1907 में महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे 1907 में, लेकिन हमारे देश में, हमारे धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर गांधी जी ने पहला अपना आंदोलन 1917 में शुरू किया था चंपारण में, और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, समझ जाओगे। इसके कुछ दिन बाद चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए इसके कुछ दिन बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम था चंपारण एग्रियन कमेटी। एक बात और सुनना, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, इस समय एक कमेटी बनती है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ये इस आंदोलन के दौरान एक कमेटी बनाई जाती है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके सदस्य महात्मा गांधी जी भी थे। इस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी जी भी थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन के बाद, समझना मेरी बात को, इस कमेटी के प्रतिवेदन के बाद अंग्रेजों ने ये एक तरह से जो टैक्स लेते थे या जो ये खेती करवाते थे या जिस तरीके से इस प्रथा को अंग्रेज लोग अंजाम देते थे, वो इसके द्वारा, इस एग्रियन कमेटी के प्रतिवेदन के द्वारा ये बंद करवा दिया जाता है, ये टैक्स बंद करवा दिया जाता है, ये प्रथा बंद करवा दी जाती है एग्रेरियन कमेटी के द्वारा। और जो किसानों से अवैध तरीके से अंग्रेजों ने किसानों से अवैध तरीके से जो टैक्स वसूला था, उसका 25% ये अंग्रेज बगान मालिक किसानों को वापस भी करते हैं। जो अवैध तरीके से अंग्रेजों से इन्होंने अंग्रेजों ने किसानों से टैक्स को वसूला था अवैध तरीके से, वो 25% वापस भी कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चंपारण एग्रियन कमेटी, जो चंपारण एग्रियन कमेटी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये चंपारण एग्रियन कमेटी चंपारण आंदोलन के दौरान बनी थी, जिसके मेन सदस्य महात्मा गांधी जी थे। और इसी कमेटी के प्रतिवेदन के बाद ये जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात और बताऊंगा, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे तो उस समय चंपारण के मजिस्ट्रेट ने महात्मा गांधी जी को यह बोल दिया था कि गांधी जी चंपारण से निकल जाओ, लेकिन गांधी जी वहां से नहीं निकले और इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने वहां पर एक मूवमेंट किया, एक आंदोलन किया, और उसी आंदोलन का नाम आप लोग पढ़ते हो चंपारण आंदोलन। तो शुरू कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, क्यों शुरू किया गया, और उस समय कौन कौन सी समिति बनाई जा रही है? तो चंपारण एग्रियन कमेटी की मैंने आपसे बात की है, समझ जाओगे।
यह आंदोलन गांधी जी ने सफल बनाया था, ध्यान रहे, यह आंदोलन गांधी जी ने सफल बनाया था, आंदोलन सक्सेस हो चुका था। और इससे खुश होकर हमारे देश के महान एक साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे देश के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर खुश होकर गांधी जी को इस समय एक सम्मान, एक उपाधि प्रदान करते हैं और उस उपाधि का नाम है महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसी समय जब यह आंदोलन गांधी जी ने सफल बनाया था, तब यह गांधी जी को उपाधि प्रदान की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, महात्मा की उपाधि। ठीक है, इसके कुछ समय बाद अगर मैं बात करूं, सन 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया इस घटना से संबंधित, जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन एक्ट या चंपारण एग्रेरियन अधिनियम। सन 1919 की मैं बात कर रहा हूं। सन 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया, जिससे किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन अधिनियम के तहत किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था, जो सन 1919 में एक्ट आया था। यानी कौन सा? चंपारण एग्रेरियन एक्ट या चंपारण एग्रेरियन अधिनियम कब पारित हुआ था? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे चंपारण एग्रेरियन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1919 में। जो ये 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के तहत किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। ये भी आप लोग बात ध्यान रखना। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाई भी जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर उसका आएगा हमारा। ठीक है, तो 1919 में इस अधिनियम के तहत किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था काफी। ठीक है, और यह आंदोलन सफल हो गया था हमारे देश के अंदर। समझ रहे हो? इसी समय हमारे देश के अंदर एक बात और मैं आपको बता दूं, इसी समय क्या हुआ, जब ये देखो नेता यहां पर काफी पहुंचे थे, जो लीडर राजेंद्र प्रसाद वगैरह, तो इस समय एक व्यक्ति हुआ करता था, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसका नाम था जूडिथ, समझना, एक अंग्रेज है जूडिथ ब्राउन। ये एक अंग्रेज है जूडिथ ब्राउन नाम का, शायद आप लोग समझ रहे होगे। जूडिथ ब्राउन, यहां पर एक अंग्रेज मैंने नाम यूज किया है, और इसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, इसकी पुस्तक का नाम था गांधी राइट टू पावर। एग्जाम अगर इस बुक का राइटर पूछे तो आप लोग बता भी सकते हो, गांधी राइट टू पावर। गांधी राइट टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है? जूडिथ ब्राउन। तो इस जूडिथ ब्राउन ने क्या किया? इस जूडिथ ब्राउन ने राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के अंदर राजेंद्र प्रसाद प्लस जेबी कृपलानी, ध्यान रहे, जेबी कृपलानी का नाम आपने सुना होगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, और एक और हुआ करता था इसमें एस.एन. सिन्हा। ये कुछ मैंने 3 कैंडिडेट के नाम यहां पे लिखे हैं, आप लोग समझना इनको। राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी और एस.एन. सिन्हा, इन तीनों को जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइट टू पावर में इन तीनों को एक शब्द से संबोधित किया था, और उस शब्द का मैं यहां पे नाम यूज कर रहा हूं, सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था और किस रचना में कहा गया था? सब कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कॉन्ट्रैक्ट राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एस.एन. सिन्हा को जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक में इसी समय कहा था, चंपारण आंदोलन के दौरान। तो एक चंपारण मूवमेंट था, तो शायद आपके समझ में आया होगा। इसके साथ में आपको एक और बात बता दूं, 1917 के समय में ये अंग्रेज लोग एक टैक्स और लिया करते थे। 1917 के समय में अंग्रेज लोग एक टैक्स और लिया करते थे। एक शब्द है जिसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, शहरवेशी। ये शहरवेशी क्या हुआ करता था? शहरवेशी क्या हुआ करता था भाई? सन 1917 में, इसी समय सन 1917 में ये किसानों से लिया जाने वाले कर हुआ करता था, लिया जाने वाला अंग्रेजों के द्वारा एक टैक्स हुआ करता था, जिसको शहरवेशी के नाम से जानते थे। समझ रहे हो? अब जो ये चंपारण है, जो ये मूवमेंट तो आप लोग कवर कर रहे होगे, लेकिन जो नील की खेती काफी साल से हमारे देश में की जा रही थी, ठीक है, और इस नील की खेती के विरोध में काफी भारत में विद्रोह हुए थे। तो इस नील से संबंधित, इंडिगो से संबंधित हमारे देश में काफी रचना हुई है, काफी पुस्तकें लिखी गई, काफी नाटक लिखे गए हैं। तो इससे संबंधित इंडिगो से संबंधित, नील से संबंधित एक नाटक है जिसमें विद्रोह का वर्णन किया गया है, और जो नाटक है ना, उस नाटक का नाम था भाई नील दर्पण। समझना आप शब्द नील दर्पण, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नील दर्पण जो है, देखो यहां तक तो आप लोगों ने कवर कर लिया ये चीजें, क्या क्या उस समय 1917 में क्या हुआ था, लेकिन हमारे देश के अंदर एक नील दर्पण नाम का नाटक, एक नील दर्पण नाम की रचना है। ठीक है, इसमें जो नील जब खेती अंग्रेज करवाते थे, तो इसका जब विरोध होता था, तो उस विरोध के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन का वर्णन
नील विद्रोह के प्रदर्शन का वर्णन एक नाटक है नील दर्पण, और इस नील दर्पण के जो नाटक है, इसके जो लेखक है ना, उसका नाम है दीन बंधु मित्रा। बहुत बार एग्जाम में आता है दीन बंधु मित्रा। तो दीन बंधु मित्रा कौन है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। दीन बंधु मित्रा ये नील दर्पण के लेखक है, जिसमें नील के खिलाफ जो विद्रोह हुआ करता तो उसके प्रदर्शन का वर्णन है। और दीन बंधु मित्रा ने इस नाटक की रचना बांग्ला लैंग्वेज में की गई थी, बांग्ला लैंग्वेज में। और ये नाटक लगभग 1858 और 1859 के समथिंग ये नाटक की रचना की गई थी दीन बंधु मित्रा जी के द्वारा। ये सन 1858 और 1859 के दौर में यह नाटक बहुत पहले लिखा गया था दीन बंधु मित्रा के द्वारा, जिसका रचना या नाटक का नाम मैं बताऊं नील दर्पण। तो शायद ये चंपारण मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगर आपको ये टॉपिक या लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लोग लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन्होंने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य नॉलेज भी ऐसे ग्रहण करते रहो। थैंक यू।